नमस्कार दोस्तों। देखिए, इतिहास हम जानते हैं। इतिहास को हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इतिहास को समझना थोड़ा कठिन होता है। इतिहास को अगर भारतीय संस्कृति को पढ़ना है तो सबसे पहले इतिहास में वैदिक काल को पढ़ना है। वैदिक काल से ही भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। हमें अगर इतिहास पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? वैदिक काल पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? वैदिक काल। उससे पहले हम टाइमलाइन पढ़ते हैं। टाइमलाइन जैसे कि पहले जो इतिहास में टाइमलाइन था उल्टा था, जिसे ईसा पूर्व या बीसी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ईस्वी शुरू हुआ। फिर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के पीरियड को वैदिक काल कहा जाता है। कि वैदिक काल का पीरियड क्या है, कार्यकाल क्या है, प्रश्न है। वैदिक काल का कार्यकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इंग्लिश में 1500 बीसी से 600 बीसी। अब वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब हमें समझना है ऋग्वैदिक काल का समय सीमा क्या है, उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है। ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा। ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल में धर्म की स्थिति क्या है। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या है। आइए अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल का परिचय लेते हैं। ऋग्वैदिक काल कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए थे, जो कि नाम आप लोगों को पता है, लेकिन हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं जिससे नहीं पता है। ऋग्वेद के 4 वेदों का नाम भी बताइए। वैदिक काल के 4 वेदों का नाम बताइए। वैदिक काल के 4 वेद में से पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, सामवेद में क्या लिखा गया है, यजुर्वेद में क्या लिखा गया, अथर्ववेद में क्या लिखा गया, यह आप लोगों को बताना है। ऋग्वेद हम इसके आगे चलते हैं। वैदिक काल के 2 भागों को जो मैंने पढ़ा कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में का समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था और
उत्तर वैदिक काल का भी समाज जो था पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह स्पष्ट हो चुका था कि राजा कौन बनेगा। राजा चुना जाएगा या किसी कम्युनिटी विशेष से, परिवार विशेष का व्यक्ति बनेगा। तो हम सबसे पहले वर्ग विभाजन समझते हैं। समाज जो था 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का जो कार्य होता था पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई करना, लोगों को शिक्षा देना और यज्ञ इत्यादि करना। और क्षत्रिय का कार्य होता था देश के आंतरिक क्षेत्रों के और बाह्य से क्षेत्रों के रक्षा करना, बाह्य क्षेत्र और शांति व्यवस्था स्थापित करना, प्रशासन में राजा का सहयोग करना। वैश्य का कार्य होता था वह पशुपालन करना और खेतीबाड़ी करना। लेकिन खेतीबाड़ी ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, इसलिए ऋग्वैदिक काल में खेतीबाड़ी का उतना हमें प्रभाव नहीं दिखाई देता है। अब बात आता है चतुर्थ वर्ण यानी कि शूद्र का, जो कि तीनों वर्णों की यहाँ पे सेवा करता था। जो भी इन वर्णों के द्वारा कार्य दिया जाता था उसे पूरा करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर से चारों वर्ण का नाम याद कर लीजिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात आता है धर्म की। जो समाज था, इसी वर्ग, जो समाज का विभाजन था, उसी के अनुसार धर्म का भी संचालन होता था। धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि कर्म कांड करवाने का अधिकार ब्राह्मण के पास में था। इसके लिए लेकिन यहाँ यह बताया जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी यह स्थिर नहीं थी, यानी कि कोई एक व्यक्ति जिस कुल में जन्मा हुआ उसी कुल में ही वह जो कार्य करेगा उसके अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था तय हो जाती थी। यदि किसी का लड़का ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है लेकिन वह सेवा का कार्य करता है तो उसका वह वैश्य वर्ग के अंतर्गत आता था। और वहीं अगर कोई वैश्य का लड़का पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन इत्यादि करता है तो वह ब्राह्मण कैटेगरी में गिना जाता था। जैसे कि जो समाज था, जो शूद्र घर का लड़का है, यदि वह पूजा पाठ, अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है तो उसे ब्राह्मण वर्ग में शामिल किया जाता था, ब्राह्मण वर्ग में उसको गिना जाता था। वहीं
जो ब्राह्मण का लड़का वह चारों वर्णों की अगर सेवा करने का कार्य करता था उसे शूद्र बताया जाता था। यह ऋग्वैदिक काल में ही प्रचलन में था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यह प्रचलन में था और यह चलता रहा। अब बात आती है राजनीति की। राजनीति में मैंने आपको बताया क्षत्रिय वर्ग का स्थान था और उनको सामान वगैरह पहुंचाने का और देने का कार्य वैश्य वर्ग करता था। इसके अलावा जो उनकी सेवा करने का कार्य शूद्र वर्ग करता था। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे, वह हमसे आपसे एक सवाल है कि वैश्य वर्ग के बारे में, शूद्र के बारे में हो गया राजनीति में, वहीं अर्थव्यवस्था की उन्नति में चारों वर्ण लगा हुआ था, जैसे कि ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन, पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि करता था। गौ सेवा, गौ पूजा इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा तो जैसे वहीं अपना व्यापार आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता था। दोनों प्रकार के व्यापार किया जाता था, जिसके कारण व्यापार में अत्यधिक उन्नति हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। आप उत्तर वैदिक काल आते ही आप देखेंगे कि यह वर्ण व्यवस्था अस्थायी हो जाता है, जो कि अस्थायी था ऋग्वैदिक काल में, जो कि अस्थायी था। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति देखें तो महिलाएं सभा समिति और विदित नामक संगठन हुआ करते थे, जिसमें हिस्सेदारी लेती थी, उनकी भागीदारी होती थी। गार्गी, अपाला इत्यादि महिलाएं थीं जो कि इस सामाजिक संगठनों में हिस्सा लेती थी और वे भी जो कि प्रसिद्ध है। लेकिन वही उत्तर वैदिक वैदिक काल आने के बाद यह सब अस्थायी हो गया। जो वर्ण व्यवस्था था वह जन्म आधारित हो गया, कर्म पे आधारित नहीं रह गया और सब जो संगठन थे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। आइए अब जानते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का समय सीमा 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का है। 1000 से इस समय जो समाज था वो भी 4 वर्गों में विभाजित था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वह अस्थायी हो चुकी थी। जन्म के आधार पर निर्णय होता था। धर्म में कर्मकांड अत्यधिक व्यापक स्तर से फैल चुका था, जिसके कारण धर्म में थोड़ा भी बदलाव होने का, यानी कि धीरे धीरे परंपराएं, रूढ़ियाँ धर्म में घुस चुकी थी। इसके अलावा राजनीति केवल क्षत्रियों के पास एकाधिकार हो गया था। क्षत्रिय ही राजनीति पर अपना एकाधिकार स्थापित कर बैठे थे। व्यापार में वैश्य लगा हुआ था और जो शूद्र होता था वह जन्म से शूद्र होता था और वह तीनों वर्णों की सेवा करता था। अब जो सभा समिति विदित नामक संगठन थे वे
समाप्त हो चुके थे, महिलाओं की भागीदारी घट चुकी थी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, अब हम देखते हैं। इसके प्रभाव के कारण अब हम देखें, एक हम आपको और चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ से इंटरेस्टिंग, हम आपको जोड़ के आगे बढ़ाएंगे आपको। जैसे कि ऋग वैदिक काल है, वहाँ पे जो राजा होता था उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी। राजा कैसा था, लोगों के सहयोग से चलता था। जनपद, उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे जनपद हो गया था, यानी कि राजा के पास अब शक्ति हो गई थी, कर संग्रहण करने का अधिकार भी हो गया था, और राजा नियमित सेना भी रखता था और उसे वेतन भी देता था। लेकिन अब इसके आगे हम आपको देखेंगे 600 BC से लेकर के 300 BC के बीच में, तो आपको दिखेगा महाजनपद। तो महाजनपद है 16 महाजनपद। आपको जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 16 महाजनपद उभर के आते हैं। तो अब जैसे जैसे कि व्यापार, वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि होती है, वैसे वैसे रेवेन्यू यानी कि राजस्व में वृद्धि होती है, और राजस्व में वृद्धि होने के कारण अभी ये जो पूरी व्यवस्था है उसमें बदलाव आ जाता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ब्राह्मण धर्म में परंपराएं, रूढ़ियाँ इत्यादि बढ़ने लगी, तो उसके बाद आप देखेंगे तो कि यहाँ पे समाज में आप देखेंगे 2 नए धर्म भी उभर कर आते हैं, जिसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो चुका है, और आपको यह भी देखने को मिलता है अब धीरे धीरे जो ऋग वैदिक काल में लोग सिर्फ गौ पालन करते थे, वही लोग उत्तर वैदिक काल में खेती भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लोहे का ज्ञान धीरे धीरे हो जाता है। और ये खेती जब एक गंगा यमुना के तराई वाले क्षेत्र में बसे हुए थे, तो यहाँ पे खेती फर्टाइल लैंड था। ये ज़मीन जो होता था उपजाऊ होता था। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे कैसा कि उत्पादन अच्छा होता था। अच्छा उत्पादन होता था। अच्छा उत्पादन के कारण जो राजस्व में वृद्धि हुई और वाणिज्य और व्यापार बढ़ा, जिसे नियमित सेना रखना संभव हुआ। जो जनपद थे वे महाजनपद के रूप में होकर के उभरे। अब हम अगला चैप्टर इसी से जोड़ करके महाजनपदों को मैं आपको बताऊंगा, 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करूंगा। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।